Good evening everyone, this is Millie Goyal and we are back with a new topic today, that is the redox reaction बेटा। कल के लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया था, कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या क्या उनकी पहचान है, विद एग्जांपल्स हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उन्हीं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में से एक डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो अपने आप में एक प्रॉपर टॉपिक है। ठीक है, और जिसके क्वेश्चन पेपर में अक्सर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बेटा जी क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे, इस वर्ड का मतलब समझेंगे। ये जो रिडॉक्स वर्ड है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। ठीक है, कौन कौन से? RED, रेड प्लस ऑक्स। ठीक है, तो दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स रेड प्लस ऑक्स, जिसमें जो रेड है RED दैट स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, और OX जो वर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन है बेटा, दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें समझना ये है कि ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है। ठीक है, पहले हमने समझा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है दोनों रिएक्टेंट्स का, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जितने भी हैं उनमें से एक रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या चीज़? ठीक है, तो इसको स्टडी करेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग हमारे पास 5 डेफिनेशंस हैं। ऑक्सीडेशन हैज़ 5 डेफिनेशंस। ठीक है, जिसमें से हमारे जो काम की है वो 2 या मैक्सिमम 3 होती हैं, लेकिन वी शुड नो ईच एंड एवरी डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन। सबसे पहले तो समझने वाली बात ये है बेटा कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है, और वो कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एडिशन ऑफ किसका होता है? ऑक्सीजन का। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। सेकंड क्या बोल सकते हो? रिमूवल ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। अगला जो है बेटा दैट इज एडिशन ऑफ मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल हम सबको पता है, डेली लाइफ में उनके साथ डील करते हैं। मेटल्स कौन सी होती है, नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। ठीक है, तो इसके लिए ये 4 डेफिनेशंस हैं, और द 5th डेफिनेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर द ऑक्सीडेशन इज कि द प्रोसेस इन विच loss of electron takes place. Loss of electron takes place. ठीक है, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, उस तरह के रिएक्शन को या उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड रिडक्शन के लिए ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। रिडक्शन के केस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ रिडक्शन यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा? एडिशन ऑफ नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ मेटल। ठीक है, एंड द प्रोसेस इन विच
gain of electron, the process in which gain of electron takes place. Understood? So these are the 5 different definitions regarding the oxidation and reduction बेटा. ये हमारे पास बेसिक क्राइटेरिया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझने का. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टर्म इन फॉर्म ऑफ एन एग्जाम्पल. इसको हम लोग अभी एक एग्जाम्पल की फॉर्म में डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ये जिंक है, इसने ये हमारे पास एक तरह का रिएक्शन है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने रिएक्शन लिखा. Zn इज द सिंबल फॉर द जिंक, एटॉमिक नंबर 30. ठीक है, तो जिंक जो है बेटा, इसने एक रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या किया, ये 2 पॉजिटिव साइन, किसी भी स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव साइन कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर एटम में इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए और इसके ऊपर 2 ही पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो दिस इज द जिंक आयन. और आयन में भी कौन सा आयन, कटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये ऑक्सीडेशन का शॉर्ट फॉर्म है OXD, ऊपर N डालते हैं D के ऊपर. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. सिमिलरली अगर मैं इसको ये लिखूं, मान लीजिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव रिएक्ट टू गिव जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. ये है. ठीक है, ये है एक जनरल सबसे छोटा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं या इजी एग्जाम्पल ले रहे हैं. जो बड़े एग्जाम्पल्स हैं या कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जाम्पल्स हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप उनके ऊपर मूव करूंगी. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो क्या हो रहा है. इसका जिंक के ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था. ठीक है, जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं था. कॉपर के ऊपर कितना चार्ज था, +2 चार्ज था. इधर जाकर जब प्रोडक्ट बन गया तो जिंक के ऊपर +2 आ गया और कॉपर क्या हो गया, न्यूट्रल विद द 0 चार्ज. नाउ व्हाट विल वी सी कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. अंडरस्टूड. और कॉपर के ऊपर पहले 2 पॉजिटिव चार्ज था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो ये क्या बन गया, न्यूट्रल कॉपर, क्योंकि ये 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा. तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल. अब यहाँ पे बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है. दैट मीन्स जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन. अंडरस्टूड. ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब इसको हम लोग इन सिंपल डेफिनेशंस की फॉर्म में भी पढ़ते हैं. चलो देखो, जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं लूँ, अगर जिंक प्लस O2 मैं ये कर दूँ तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड 2ZnO. ठीक है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, 2ZnO, जिंक ऑक्साइड. यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, दैट मीन्स इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अंडरस्टूड. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है. गॉट इट एवरीवन. नेक्स्ट आ गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हम लोग कैसे बता सकते हैं, देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया, प्लस H2, ये हो गया, रिमूव कर दिया हाइड्रोजन. तो दिस इज अगेन द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक अकर. ये किसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक का. अंडरस्टूड बेटा जी. ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गया. सो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. क्लियर है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस हैं. तो इसमें हम लोग आगे 2 टर्म्स और करेंगे. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सेकेंड स्टेप जो है, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड reducing agent. Oxidizing agent and
रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा? जैसे हम लोगों ने ये बोला कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर द प्रोसेसेस, similarly oxidizing agent and reducing agents are the substances. They are not the processes, they are substances. ये कोई पर्टिकुलर एक सब्सटेंस होता है, वन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट की फॉर्म में ही एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में OA लिख देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में RA लिख देते हैं। इनका जो दूसरा नाम है इसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं और इसको रिडक्टेंट भी बोलते हैं। कई बार आपको इस नाम से भी मिलेगा, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। तो ये सिमिलर चीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा? जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो रिडक्शन करवाता है, ठीक है। नाउ इन एनी रिएक्शन, अगर मैं आपको मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं आपके पास, ठीक है, तो वो क्या होगा? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विल रिएक्ट टू गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर न्यूट्रल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स से। तो यहाँ पे बेटा जी जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन वी आर फॉर्मिंग द जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे इस जिंक का यहाँ पे जाके क्या हुआ और इस कॉपर का इधर जाकर क्या हुआ, हमें सिर्फ ये देखना है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा वो होता है which oxidizes the other substance, other reactant by reducing itself। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वही इलेक्ट्रॉन कोई गेन करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी स्पीशी, कोई भी एटम, कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तभी लूज करेगा जब कोई गेन करने वाला होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कराता है और खुद की क्या कराता है? रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज द अदर रिएक्टेंट बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 100% यू विल फाइंड अ क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री में से इसका क्वेश्चन हर साल आता है। तो यहाँ पे बेटा हमें सबसे पहले देखना है कि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जिंक जो था पहले किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? शेयर। यहाँ पे जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पे जाके क्या हो गया? +2 चार्ज हो गया। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है, कॉपर के ऊपर कितना है? +2 चार्ज, और इधर है -2 चार्ज, और इधर आके कितना हो गया? 0। नाउ हाउ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डन? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है, ठीक है, कि कितना चार्ज इनके ऊपर आ रहा है एक स्टेबल न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के बाद। तो जब कोई चीज, जब कोई एलिमेंटल फॉर्म में हो, यानी कि अकेला हो, किसी के साथ बॉन्डेड ना हो, या फिर वो अपने आप के साथ ही बॉन्डेड हो, तो उनके ऊपर चार्ज हमेशा 0 होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास H2 आ जाए, तो आपको पूछेगा कोई कि H2 के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन ही है, तो इनमें से ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना गेन करता है, किसी के ऊपर पॉजिटिव किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर, दोनों के ऊपर कितना चार्ज है? 0। अंडरस्टूड? या तो कोई स्पीशी अपने साथ ही बॉन्ड बनाए या वो किसी के साथ बॉन्ड ना बनाए, इट ऑलवेज कंटेन द 0 चार्ज। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है।
कॉपर सल्फेट में बेटा सल्फेट के ऊपर हमेशा -2 चार्ज होता है। हम कुछ स्पीशीज के फिक्स्ड जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, फिक्स्ड जो चार्जेस हैं उनको याद करेंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर +2 चार्ज देना पड़ेगा। कॉपर मस्ट कंटेन +2 चार्ज टू न्यूट्रलाइज दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। -2 को +2 ही बैलेंस करेगा और कुछ नहीं कर सकता है। इधर आके देखो, अब सल्फेट के ऊपर तो -2 चार्ज होता ही है, तो यहाँ पे जिंक को +2 चार्ज मिल गया और कॉपर क्या रह गया अकेला, जिसके ऊपर क्या हो गया 0 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, जिंक जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है या चार्ज में जा रहा है, और कॉपर जो है +2 में गया और कॉपर जो है वो +2 से 0 में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 0 से +2 कब होगा, जब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 नेगेटिव चार्ज निकल गया तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव बन गया ना, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव था, 0 कैसे बनेगा, जब यहाँ पे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। बात समझ में आई। तो देखो बेटा, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दिस इज द ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। सो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन हो तो दैट इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे हम लोगों ने आधा क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया। नाउ कमिंग बैक टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिंक का ऑक्सीडेशन अगर हुआ है तो इसका मतलब इसने दूसरे का क्या किया है, रिडक्शन। खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कॉपर सल्फेट का इसने क्या कराया, रिडक्शन कराया ना, कॉपर को अकेला कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक ने अपना ऑक्सीडेशन करा के कॉपर का क्या किया, रिडक्शन। तो इट इज बिहेविंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। एंड कॉपर जो है बेटा, कॉपर जो है ये कॉपर सल्फेट, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अंडरस्टूड। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हो सकता है आपको पेपर में यही वाला एग्जाम्पल मिल जाए, तो इसको ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आपको एक रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट इज बिहेविंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट या फिर इज बिहेविंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। या फिर क्या करेंगे कि आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, आपको ये पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो चारों में से जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको दिख रहा है दैट विल बी द रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो वो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है, अगर इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी सिंपल, वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा, इसलिए डोंट वरी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा। ये जो था इससे अपर लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, दिस इज द टफ मोस्ट क्वेश्चन, टफेस्ट है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। जैसे ये है Mg + O2, दे विल रिएक्ट टू गिव MgO, ठीक है। यहाँ पे आगे 2 लग गया, यहाँ पे 2 लग गया, दिस इज 2MgO। अगेन इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्लियर है सबको, ठीक है। इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन। ये 0 से +2 में चला गया और ये ये 0 से -2 में चला गया। whenever there is an increase in positive oxidation state, then oxidation takes place, oxidation take place, ठीक है।
जब भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है बेटा, देन ऑक्सीडेशन होती है। व्हेनेवर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीजेस, देन रिडक्शन टेक प्लेस। अंडरस्टूड? सो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखेंगे, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, अगर किसी को नहीं पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सबसे पहले बेटा बात करेंगे सोडियम की, इट ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन की 99% केसेस में +1 होती है, बट -1 व्हेन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है बेटा, तो इट ऑलवेज कंटेन -1 चार्ज, क्योंकि मेटल के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। तो इस केस में मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास पोटेशियम है, उसकी भी +1, लिथियम है उसकी भी +1, क्लोरीन जो है उसकी जनरली -1 होती है, फ्लोरीन की भी -1 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है उसकी -2 होती है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट ऑलवेज, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। एक्सेप्शनल जो है -1 +1 +2, ठीक है, ये है। आगे हमारे पास आ गया जो और इम्पॉर्टेंट है, सल्फेट की SO4 की हमेशा 2 नेगेटिव, जो आपके पेपर में आ सकती है मैं वो करा रही हूँ। फॉस्फेट PO4 हमेशा 3 नेगेटिव, CO3 विच इज कार्बोनेट, इट ऑलवेज कंटेन -2 चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास HCO3 बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, इट ऑलवेज कंटेन -1। नेक्स्ट आता है हमारे पास OH हाइड्रोक्साइड आयन, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है। मैग्नीशियम के ऊपर हमेशा +2 होता है, कैल्शियम के ऊपर हमेशा +2 होता है। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जनरली -3 होता है। तो हम एक ही करेंगे यहाँ पे, नाइट्रोजन का -3, ठीक है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, बस इतनी याद रखिएगा और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, जो अगर आयरन देखने को मिल जाए ये +2 और +3 दोनों शो करता है, जिंक हमेशा +2 शो करता है, कॉपर जो है वो +1 और +2 दोनों शो करता है। मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग, अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर गेनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो आपको पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी। अगर आपको कोई और कंसेप्ट नहीं आता है तो यहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। हमेशा इसको 4 टर्म्स को याद रखना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। On moving ahead, the next topic is balancing of reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। चलिए, किसी भी रिएक्शन की बैलेंसिंग का मतलब क्या है, हमें इतना पता है कि हम लोग जो कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, इट ऑलवेज फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है बेटा, कि जितना मास रिएक्ट कर रहा है उतना ही मास प्रोड्यूस भी हो रहा है। हम लोग किसी भी रिएक्टेंट के, किसी भी प्रोडक्ट के मास को
चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास इज अ कांस्टेंट टर्म। तो जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी दैट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट किए उतने ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, दिस इज नोन एज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं बेटा, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बैलेंसिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि सब सारी रिएक्शन को पहले लिख लो, ठीक है। उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको बैलेंस कर लो, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के हम लोग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बैलेंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, it will react to give Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। अब इस केस में बेटा जी आप लोग क्या देख रहे हो कि ये एक केमिकल रिएक्शन तो है बट इट इज नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। क्यों नहीं है बैलेंस्ड, उसका रीजन देखते हैं। इधर बेरियम कितने हैं, 1, एक ही बेरियम है। इधर भी कितने हैं, 1, बैलेंस है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को लिख लो, ये बेरियम है, यहाँ पे सल्फेट है, सोडियम है और क्लोरीन है, 4 ही तरह के एलिमेंट्स हैं। सल्फेट जो है इधर भी सल्फेट ही है, इधर भी सल्फेट ही है, इसलिए इसको तोड़ के नहीं लिख रही हूँ। अगर आपको तोड़ के लिखना है तो आप लिख सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो इस साइड पे बेरियम कितने हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और राइट हैंड साइड पे भी कितने हैं, 1, ठीक है। सल्फेट जो है इधर कितने हैं, 1, इधर भी कितने हैं, 1। सोडियम जो है Na इधर कितने हैं, 1, लेकिन इस साइड पे कितने हैं, 2, लेफ्ट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे 2। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 1, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 2। नाउ यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं है, तो हम लोगों को हर एक एलिमेंट को बैलेंस करना है। जितने इधर रिएक्ट कर रहे हैं उतने ही इधर प्रोड्यूस भी होना चाहिए। अगर इधर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें इस साइड पे चेंज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, इसको 2 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 ही सोडियम हो गए और 2 ही क्लोरीन हो गए। जब भी आपको किसी रिएक्शन को बैलेंस करना है तब हमेशा उनके आगे न्यूमरल लिखा जाएगा। कोई भी डिजिट जो लिखोगे बैलेंसिंग करने के लिए वो हमेशा उनके आगे लिखा जाएगा। पैर में सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही पैर में लिखा जाएगा। अदरवाइज अगर यू नीड टू बैलेंस द रिएक्शन देन यू विल ऑलवेज राइट इट इन फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आप लोग मॉलिक्यूल के इन फ्रंट ऑफ लिखोगे, आगे लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन। एक और इंपॉर्टेंट करते हैं एग्जाम्पल इसमें, बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन में। चलो लिखते हैं बेटा एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास क्या है, Na3PO4 प्लस आगे है KOH। ये दोनों चीजें रिएक्ट करके क्या बना रही हैं, NaOH प्लस K3PO4। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगेन वी आर गोइंग टू डू द सेम, हम लोग फिर से वही करेंगे। इस रिएक्शन को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का रूल होता है बेटा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पहले बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर लो, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स है, सोडियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, देन हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, उनको लास्ट में करेंगे। दिस इज द ट्रिक, इससे आपको गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो अगेन, देन राइट हैंड साइड पे लिखो। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम कितने हैं, 3, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 1, ओके नो प्रॉब्लम। फॉस्फेट कितने हैं इधर, 1, या फॉस्फोरस लिख लो, चलो 1 है, ठीक है। इधर भी कितने हैं, 1, अभी मैंने तोड़ के दिखाया फॉस्फेट को, ठीक है, PO4 को। नेक्स्ट है पोटेशियम, इधर कितने हैं, 1,
और इधर कितने हैं 3, ये भी बैलेंस नहीं है। और क्या बचा, हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन इधर कितना है 1, इधर भी कितना है 1। ओके जी, चलो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4 और 1 5, इधर भी कितने हैं 4 और 1 5, दोनों साइड 5 5 है, तो इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम किन में है, एक सोडियम में और एक पोटेशियम में, दीज आर नॉट बैलेंस्ड। हमें इनको बैलेंस करना है। अब इनको बैलेंस इस तरह से करना है कि बाकियों की बैलेंसिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो फिर से रीबैलेंस करेंगे। ठीक है, इस साइड पे सोडियम 3 थे बेटा, यहाँ पे इधर 1 था, तो हम लोग आगे क्या लगा देंगे 3 लगा दिया। ठीक है, चलो अभी सोडियम सोडियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आ गया पोटेशियम के केस में, इधर 1 था, इधर कितने हैं 3, तो यहां भी क्या लगा दिया हमने 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। क्लियर है जी। ठीक है, अब दोनों साइड पे अब दोबारा से चलो रीचेक करो, इधर सोडियम कितने हैं 3, इधर भी कितने हैं 3, फॉस्फोरस कितने हैं 1, इधर भी कितना है 1, पोटेशियम कितने हो गए 3, इधर भी कितने हैं 3। नेक्स्ट आ गया हाइड्रोजन, इधर कितने हो गए, अब 3 हो गए, आगे 3 लगाने की वजह से कितने हो गए 3 हो गए, तो इधर भी कितने हो गए 3 हो गए। दैट मीन्स दीज आर, दोनों तरफ 3 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल है। नेक्स्ट आ गया ऑक्सीजन, इधर कितने हैं 4 और अभी ये 3 हो गया, 4 और 3 कितने हो गए 7, इधर कितने हो गए 3 + 4 अगेन 7, तो ये अभी 5 ना होकर कितना हो गया 7 हो गया है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज हाउ यू विल बैलेंस अ रिएक्शन। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी हमारे पास ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेपर में कैसे दे सकते हैं कि इसके आगे जो है वो x लगा दिया, इसके आगे y लगा दिया, इसके आगे z लगा दिया, तो आपको बोलेंगे कि इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन x y z का वैल्यू कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों साइड के हर एक एलिमेंट को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ट्राई कीजिएगा कि लास्ट में बैलेंस करें। ठीक है, तो इसमें आपके गलती होने के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? सो दिस इज हाउ वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट आता है, कई बार पेपर में ना कोरोजन पूछ लेते हैं। कोरोजन, कोरोजन क्या चीज होती है, जब कोई भी मेटल, ठीक है, जैसे जंग लगना, ठीक है, या जंगाल लगना, जो भी हम लोग बोलते हैं, तो कोरोजन क्या चीज होती है, जब भी कोई मेटल सरफेस हवा के कांटेक्ट में आता है या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, हवा में जो नमी होती है उसके कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा। दैट ऑक्साइड लेयर इज नोन एज द कोरोजन, उसको कोरोजन बोलते हैं। और इन केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में उसी कोरोजन को क्या बोला जाता है, रस्ट, जो कि हम लोग अपने घरों में हर रोज देखते हैं। लोहे की जितनी भी चीजें होती हैं उनको जनरली पेंट करके रखा जाता है, अगर पेंटेड फॉर्म में नहीं होती है तो उनको रस्ट लग जाती है, ठीक है, ब्राउन कलर की। तो वो क्या होता है, बेसिकली आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है विच इज कॉल्ड द रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये पेपर में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Fe2O3.XH2O, ये जो X है ये डिपेंड करता है कि हवा में मॉइस्चर कितना है, एयर में नमी की मात्रा कितनी है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट थिंग। ठीक है, ये जो x का वैल्यू है ये वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि कई बार ज़्यादा होती है, कई बार कम होती है जो मॉइस्चर कंटेंट है, तो उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रस्ट। पेपर में आपको पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि रस्ट का कलर कौन सा होता है, तो आयरन की जो कोरोजन होती है बेटा उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ये तो हम लोग देखते ही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर की जो कोरोजन होती है उसका कलर होता है ग्रीन। अगर आप लोगों ने देखा हो तो जो कॉपर के बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, उसके ऊपर जग होता है, गिलास होते हैं, उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक कोटिंग सी आ जाती है, दैट कोटिंग इज द कोरोजन, रस्ट होती है और वो ग्रीन कलर की होती है। नेक्स्ट आता है सिल्वर का केस। सिल्वर जो चांदी हम लोग पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, ठीक है, कड़ा, चेन जो भी पहनते हैं, आप देखते होंगे कि टाइम के साथ वो ब्लैक हो जाता है, और वो ब्लैक होना भी क्या साइन इंडिकेट करता है कि उसकी कोरोजन हो रही है।
उसके ऊपर सिल्वर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल ओपन में एयर के कांटेक्ट में आती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो उसके ऊपर लेयर बन जाती है एंड दैट लेयर इज नोन एज द कोरोजन, उसको कोरोजन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको पूछ सकते हैं कि किसकी कोरोजन का कौन सा कलर होता है और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। आयरन के केस में रस्ट बोलते हैं और उसका फॉर्मूला ये होता है बेटा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन को रोकने के लिए एक टर्म यूज की जाती है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या चीज होती है? गैल्वेनाइजेशन, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है। जिंक की कोटिंग करना टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द कोरोजन, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है बेटा, ताकि आयरन की कोरोजन ना हो, ठीक है। जिंक इज द मोर रिएक्टिव मेटल, जिसकी वजह से जिंक ऑक्साइड की जो मोटी सी लेयर है वो आयरन के सरफेस के ऊपर बन जाती है, और जो हवा होती है वो डायरेक्टली आयरन सरफेस को कांटेक्ट नहीं कर पाती है, टच नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आयरन ऑक्साइड की लेयर नहीं बनती है और आयरन की रस्टिंग होने से बच जाती है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। The coating of zinc layer on the surface of iron is called the galvanization. Understood beta? So this is all about your topic chemical reactions and equations. बहुत ज़्यादा important topic है for exam point of view. Please pay attention to this topic and you will score really good. ठीक है, तो मिलते हैं next lecture में with a new topic. Till then, thank you so much.